नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। केवीएस के अंतर्गत स्पेशल मेंशन किया हुआ है और जो भी आप टीचिंग का पेपर दे रहे हो उसके अंतर्गत ये टॉपिक जरूर आएगा। सबसे पहले टॉपिक में बढ़ने से पहले हम क्या है, एक बार इस बुक के बारे में जान लेते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो गया है और आप मार्केट में जाओगे तो आपको नए सिलेबस रिलेटेड कोई भी पुस्तक नहीं मिलेगी। तो हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी की जो हमारी सबसे बेस्ट पुस्तक है, चक्षु पब्लिकेशन की केवीएस पीआरटी की हम नई पुस्तक आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। इस पुस्तक के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी। कहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हैं भाई, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे गया होगा कि भाई 2023 की ये नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इस पुस्तक को क्या है बनाया गया है। अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको आपका जो नया पैटर्न पर नया सिलेबस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है उसको हमने डाला है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमने इंग्लिश में बताया गया है और फिर इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा पार्ट रहता है कि सीडीपी का। काफी बच्चों को ये रहता है कि भाई जो सीडीपी का पैटर्न है अब की बार 60 नंबर की आएगी, तो जो सीडीपी 60 नंबर की आएगी उसके टॉपिक इस पुस्तक में इंक्लूड हैं या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके सारे टॉपिक हमने क्या है इस पुस्तक के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। जनरल इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया और जो कि साथ के साथ आपकी साइकोलॉजी हो गई और कंप्यूटर हो गया, ये सभी इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। और आप इसको बड़ी आसानी से फ्लिपकार्ट पर जाकर और अमेजोन पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। मैं उस पर भी आपको जाकर दिखा देता हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी आपको लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि आप मार्केट में गए होंगे तो आपको अभी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। इस पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं और आपके सिलेबस के बारे में और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप अपने अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको फ्लिपकार्ट पर लेकर चलता हूं और वहां से देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम परचेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आएंगे तो आपको बस सिंपल ऊपर लिखना है चक्षु केवीएस। तो चक्षु पब्लिकेशन हमारा, तो यहाँ पर क्या है डायरेक्ट डालोगे चक्षु केवीएस तो आपके सामने ये बुक निकल कर आ जाएगी और आप बड़ी आसानी से क्या है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस पे ऑफ भी चल रहा है, 37% अभी ऑफ दे रखा है। तो आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप बड़ी आसानी से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है भाई। 2023 नए पैटर्न पर नए सिलेबस को देखते हुए हमने इस पुस्तक को बनाया है। तो आप इसको पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तो भाई देखिए, इस टॉपिक को मैं दो भागों में बांटूंगा। आज मैं थोड़ा ही फैक्ट बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या है दूसरा हिस्सा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एनईपी क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है उसको केवीएस के अंतर्गत आपने देखा होगा साइकोलॉजी में स्पेशल मेंशन किया हुआ है। इसको पढ़ना पड़ेगा। लगभग यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि जो हमारी शिक्षा नीति थी, जो 34 साल पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी, उसी को क्या किया गया है, प्रतिस्थापित करेगी कौन सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैंने क्या बोला कि 34 साल पुरानी, 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को ही क्या करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। कौन करेगी, 2020 वाली। अब आप पूछोगे सर 34 साल पुरानी कौन सी थी। अगर आप टीचिंग का पेपर दे रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा। तो जो ये शिक्षा नीति थी इसी को क्या है यार, प्रतिस्थापित करेगी भाई। ठीक है, और कितने साल बाद आई है, 34 साल बाद आई है। ठीक है,
अगर मैं बात बताना चाहूँ आपको, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले हमारे पास दो शिक्षा नीति आ चुकी हैं, और जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारी कौन से नंबर की शिक्षा नीति हो गई? ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति हो गई। मैं पहले ही बताया था कि आज की वीडियो में कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा दो भागों में बांटा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैरिकुलम ये सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति थी, उसी को यह क्या करेगी? प्रतिस्थापित करेगी। और इस 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी? 2020 वाली। इससे पहले कितनी आ चुकी है हमारे पास? दो शिक्षा नीति आ चुकी है। कौन कौन सी आ चुकी हैं? एक तो 1968 वाली आ चुकी है, और एक 1986 वाली आ चुकी है, और तीसरे नंबर की कौन सी बन गई? 2020 वाली। अब तक टोटल हमारे पास कितनी शिक्षा नीति हो गई? 3 शिक्षा नीति हो गई। या फिर ये बोल सकता हूं मैं कि स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020 वाली होगी। अगर आपसे पेपर में पूछा भी जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति होगी, तो तीसरे नंबर की होगी। कितने साल बाद आई है? 1986 के बाद 34 साल बाद आई है। किसको प्रतिस्थापित करेगी? 1986 वाली को प्रतिस्थापित करेगी। समझ में आया? यहाँ तक जो मैंने बताने की कोशिश करी वो समझ में आया? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे आगे क्या बोलते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको कि भाई जो शिक्षा नीति 2020 है, इसको समझने के लिए हमको SDG 4 समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? SDG 4 समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये SDG 4 क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसको समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4, इसको देखते हैं। देखिए 2015 के अंतर्गत 195 जो राष्ट्र थे, 2015 में कितने राष्ट्र? 195 राष्ट्र, ठीक है। तो 2015 में 195 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सहमति हुई या समझौता हुआ कि वे बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए क्या है? दुनिया को बदल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ 2015 में टोटल 195 राष्ट्र ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो क्या है, एक अच्छी या फिर ये बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए क्या है, हम तैयार कर सकते हैं, या फिर क्या है, दुनिया को बेहतर गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए क्या हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है। कब हुआ? 2015 में हुआ। तो ये बोल सकता हूं कि भाई नई शिक्षा बनाने का जो 2015 से बात चल रही थी, जाके कब हुई? वो 2020 में हुई। समझे? आपसे ये भी पूछ सकता है। क्लियर? कितने राष्ट्रों के साथ? 195 राष्ट्रों के साथ। किसके साथ समझौता हुआ? संयुक्त राष्ट्र के साथ। क्या हुआ कि बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए क्या है, दुनिया को बदल सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, ये बताइए, या फिर क्या था? देखिए, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि जो समावेशी और जो समान गुणवत्ता वाली शिक्षा है, उसको सुनिश्चित करना है, और सभी के लिए क्या है, आजीवन सीखने के अवसरों को क्या है, बढ़ावा देना है। ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करना है, और जो जीवन पर्यंत चलने वाले क्या है, सीखने के अवसर को बढ़ावा देना है, और आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना है, अवसर को
बढ़ावा देना है। क्लियर? यहां तक समझ में आया भाई? मैंने अब तक जो बताई हैं वो चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत मैंने एक बात की थी कि इसको पढ़ने से पहले हमको किसको जानना पड़ेगा? एसडीजी 4 को जानना पड़ेगा। और एसडीजी 4 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4। इसके अंतर्गत कितने एसडीजी शामिल है? अगर मैं टोटल बात करना चाहूँ तो इसके अंतर्गत टोटल 17 एसडीजी शामिल है। 17 एसडीजी कौन कौन से, उनके बारे में आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले क्या है, इसके अंतर्गत कितने एसडीजी शामिल हैं? 17 शामिल है भाई, ठीक है। समझ में आया? अब बात करते हैं आगे। यहां तक आप सभी को बता दिया। देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, कौन सी? देखो, जो हमारी नई शिक्षा नीति है एनईपी, नेशनल एजुकेशन 2020, ये क्या कहती है? इसमें क्या खास चेंज हुआ है उसको जानते हैं। देखिए, जो इससे पहले शिक्षा नीति थी, या फिर ये बोल सकता हूं जो वर्तमान में, इससे वर्तमान के अंतर्गत जो शिक्षा नीति चल रही थी, कौन सी चल रही थी? 10+2 वाली चल रही थी, ठीक है। उसके जो सक्रिय मॉडल था 10+2 वाला, उसके शैक्षिक मॉडल के स्थान पर हमने क्या है, शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर क्या है, कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी वर्तमान में 10+2 वाली चल रही थी, उस शैक्षिक मॉडल को चेंज करके अब हमने क्या कर दिया है, अब कर दिया हमने 5+3+3+4, ठीक है। तो ये मॉडल हमने इस मॉडल पर क्या है, आधारित कर दी है। समझ में आया कि अब हमने इस शिक्षा नीति को किस मॉडल पर आधारित कर दिया है, या किस प्रणाली पर शैक्षिक पाठ्यक्रम आधारित किया है? तो हमने इस पर क्या है, आधारित किया है 5+3+3+4। कहने का मतलब क्या है, अब हमने इसको कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। पहला जो होगा पीरियड, वो 5 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, फिर 4 साल का होगा। आगे चल के डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। अब जितना बताया उतना जाने, आगे चल के पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो पहला जो पीरियड होगा वह कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, फिर 4 साल का होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। देखिए आगे चल के, ठीक है भाई। तो कौन सा शैक्षिक मॉडल आधारित किया है, या प्रणाली आधारित की है, या शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला 5। कहने का मतलब क्या है, जो पहली स्टेज होगी ना, वो 5 साल की होगी। मैंने किस आधार पर बांटी? देखिए यहां पे लिखिए, पहला बांटा मैंने 5, दूसरा बांटा मैंने 3, फिर मैंने बांटा 3, और फिर मैंने बांटा 4, ठीक है। तो इस आधार पर हमने शैक्षिक पाठ्यक्रम को बांटा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होगी वह कितने साल की होगी? 5 साल की होगी। और जो हमारी पहली स्टेज है 5 साल की होगी, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो हमारा टाइम पीरियड 5 साल का होगा, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, प्री स्कूल के पहले 3 साल आएंगे। इसको भी 5 साल को हमने, अगर मैं बात करना चाहूँ, 2 भागों में बांट दिया है। इस 5 साल को हमने क्या है, 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग में बांट दिया है? 3 साल और 2 साल। अब आप कहोगे सर ये 2 साल और 3 साल क्या है? जो पहले 3 साल होंगे ना, ये इसमें बच्चे के कौन से आएंगे? प्री स्कूल आएगा, आंगनबाड़ी आएगी। क्या बोल सकता हूं मैं? प्री स्कूल, प्री स्कूल, या फिर आंगनवाड़ी। प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो मॉडल तैयार किया था शैक्षिक पाठ्यक्रम का 5+3+3+4, 5 को भी 2 भागों में बांटा, पहले 3 साल और फिर 2 साल। तो मैंने बोला जो पहले 3 साल होंगे उस में बच्चे का आएगा या तो वही प्री स्कूल या फिर आंगनबाड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो अगले 2 साल होंगे उसमें आएगी हमारी फर्स्ट
और सेकंड क्लास। कौन कौन सी? बच्चे की फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। समझ में आया? सेकंड क्लास। पहला जो टाइम पीरियड था या जो पहली स्टेज रहने वाली है वो रहने वाली है 5 साल की, और उस 5 को भी हमने 2 भागों में बांटा। पहले 3 साल, फिर उसके बाद 2 साल। पहले 3 साल को हम आंगनवाड़ी बोलेंगे, अगले 2 साल को हम फर्स्ट और सेकंड क्लास हो जाएगी। और अगर इसमें या फिर इस एज को क्या कहते हैं, या फिर इस स्टेज को क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। जो हमारी सबसे पहली स्टेज होगी उसको क्या बोला जाएगा? फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज, फर्स्ट स्टेज को। और इसमें कितनी उम्र तक के बच्चे क्या है? शामिल रहेंगे। इसमें 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे सहित रहेंगे, या 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों तक क्या है, एज की बात करेंगे, वो शामिल रह सकते हैं। तो एज भी बात कर सकता हूँ फाउंडेशनल स्टेज में 3 वर्ष से लेकर क्या है, 8 साल तक के शामिल रहेंगे। ठीक है, 8 वर्ष के बच्चों सहित रहेगी। समझ में आया? क्लियर? पहली क्लियर हो गई भाई, किस किस के अंतर्गत बांटा। तो पहला हमने टाइम पीरियड क्या है, बांट लिया, या फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है तो फिर यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी, कौन सी स्टेज थी? फाउंडेशनल स्टेज थी। टोटल कितने साल की थी? यहां पे लिख भी सकता हूं, टोटल 5 साल की। बताया ना, टोटल कितने साल की थी? 5 साल की। और जो टोटल 5 साल की थी, इसके अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा होगी, या इसके अंतर्गत कौन से शिक्षण शास्त्र होंगे या पाठ्यक्रम होगा, उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, जो हमारी पहली स्टेज थी 5 साल की, इसमें बच्चा प्री स्कूलिंग या फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास में है, तो इसमें किस प्रकार का लर्निंग या कैरिकुलम होगा? देखिए, इसमें फ्लेक्सिबल होगा, या मल्टी लेवल होगा, या फिर एक्टिविटी होगा। कहने का मतलब क्या है, इस स्टेज के अंतर्गत बच्चा जो है, जो लर्निंग होगी वह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। किस प्रकार की लर्निंग होगी? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके सामने एक्टिविटी करके क्या है, लर्निंग होगी। तो इस स्टेज में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूं फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, या फिर मल्टी लेवल होगा, जो मल्टीपल लेवल प्ले खेल के माध्यम से क्या है, इसके अंतर्गत होगा। खेल के माध्यम से, समझते हो ना, शुरू के अंतर्गत, या जब फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, आंगनबाड़ी क्लास का बच्चा, उसको किसके माध्यम से हम लर्निंग करवाते हैं या सिखाते हैं या अधिगम करते हैं? किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से करते हैं, या मल्टी लेवल प्रकार की होगी, या कोई भी एक्टिविटी करके क्या है, उसके माध्यम से हम क्या है, करते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहने वाली है, फ्लेक्सिबल रहने वाली है, या मल्टी लेवल प्ले की रहने वाली है। तो ये भी लिख सकता हूं, मल्टी लेवल प्ले, इस पर भी आधारित रहने वाली है। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूं ECCE कैरिकुलम एंड पेडागोगी, ECCE कैरिकुलम एंड पेडागोगी। ठीक है, इस पर क्या हमारी फर्स्ट स्टेज रहने वाली है। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना और उसकी सारी चीजें हमने क्या है, पढ़ी। तो अब आते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज टोटल कितने साल की थी? 3 साल की थी। और सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं? प्रीपैरेटरी, प्रीपैरेटरी। तो यहां लिख सकता हूं मैं, प्रीपैरेटरी स्टेज बोला जाता है इसको। कौन सी को? सेकंड स्टेज को। ठीक है, क्लियर? अब बात आती है, ये टोटल कितने साल की रहेगी? भाई कौन सा मॉडल था हमारा? 5+3+3+4 था। तो ये कितने साल की रहेगी? ये 3 साल की रहेगी। ठीक है,
तो बोल सकता हूं ये टोटल कितने साल की रहने वाली है। सबसे पहले तो यही लिखिए, ये टोटल 3 ईयर्स की रहने वाली है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक क्लास आएंगी, देखिए हम सेकंड क्लास तक कर चुके हैं फर्स्ट स्टेज में, अब ये 3 साल की रहेगी। तो इसमें कौन कौन सी क्लास आएंगी अगर उसके बारे में जानने की बात करूं, इसके अंतर्गत थर्ड आएगी, इसके अंतर्गत फोर्थ आएगी और इसके अंतर्गत फिफ्थ आएगी। देखिए 3 साल हो गए ना, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो 3 साल की ही ये रहने वाली थी। तो सेकंड क्लास तक हम फर्स्ट स्टेज में पढ़ चुके थे। इसके अंतर्गत थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास हमारी रहने वाली हैं। और एज की बात करूं तो ये कितनी एज के साथ, कितने साल के बच्चे तक या कितनी उम्र के बच्चों तक कवर करेंगी, ये 8 से लेकर 11 साल के बच्चों तक सही, या फिर ये बोल सकता हूं ये कितनी एज कवर करेंगे, 8 साल से लेकर 11 साल तक। समझ में आया? क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के या किस माध्यम से क्या है शिक्षा दी जाएगी या बच्चों को सिखाया जाएगा। देखिए पहले में हमने कौन कौन सी रही थी, पहले हमारी एक्टिविटी बेस्ड रही थी, कोई खेल के माध्यम से रही थी, फ्लेक्सिबल रही थी। अब क्या है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत हम खोज गतिविधि के आधार पर क्या है इस शिक्षा को करेंगे। और इसमें बच्चा जब सेकंड क्लास से आगे बढ़ता है तो इसमें बच्चा कुछ हल्की फुल्की जो हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण है उसको भी क्या हम क्या इसके अंतर्गत शामिल कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहां पे लिख सकते हैं, इसमें खोज प्लस गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला भाई, सेकंड क्लास से बच्चा आगे बढ़ गया, अब हम क्या करेंगे, उस बच्चे के अंतर्गत क्या है थोड़ा जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी शामिल कर देंगे, कुछ हल्का फुल्का। तो लिख सकता हूं कुछ नॉर्मल पाठ्य पुस्तक को भी, पाठ्य पुस्तक को भी शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस एज में बताइए आप मेरे को कि जब बच्चा थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में हो जाता है तो उसके अंतर्गत थोड़ा पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, शारीरिक शिक्षा की, कला का, भाषा का और विज्ञान, गणित, ये सभी चीजें क्या है शामिल हो जाएंगे। तो ये भी बोल सकता हूं कि इसके अंतर्गत रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग या फिर कोई भी हमारा जो शारीरिक शिक्षा हुई, फिजिकल, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो भी आपका पाठ्य पुस्तक है, कला हो गई, ठीक है, भाषा हो गई या फिर विज्ञान हो गया और गणित, ये चीजें क्या है शामिल हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो सेकंड स्टेज भी क्लियर होगी। पहली हमने एक्टिविटी बेस्ड करी, ये खोज प्लस गतिविधि आधारित करी, इसमें हमने कुछ पार्ट को क्या है पाठ्य पुस्तक को भी शामिल कर दिया। और क्या क्या पाठ्य, इसमें बच्चा क्या करेगा, थोड़ा पढ़ना सीख जाएगा। पढ़ने का मतलब क्या है, रीडिंग का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत बच्चा थोड़ा पढ़ना सीख जाएगा। ठीक है, राइटिंग का मतलब क्या है, बच्चा भाई थोड़ा बहुत लिखना भी सीख जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या है शारीरिक शिक्षा करना भी सीख जाएगा, थोड़ी कला के क्षेत्र में भी सीख जाएगा, हल्का फुल्का विज्ञान के बारे में भी जानने लगेगा, हल्का फुल्का गणित के बारे में भी जानने लगेगा। तो इस एज जो स्टेज थी ये 8 से लेकर 11 साल के बच्चों को कवर करेगी। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे इसमें रहने वाले हैं, टोटल 3 साल की रहेगी। तो इसके बारे में भी जाना हमने। अगली स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। अगली स्टेज आती है हमारी नंबर 3 स्टेज, जो रहती है हमारी नंबर 3, क्या रहती है 3 साल की ही रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं मिडिल स्टेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मिडिल स्टेज बोलते हैं। तो देखिए मिडिल स्टेज,
और मिडिल स्टेज भी कितने साल की रहने वाली है, टोटल 3 ईयर्स की रहने वाली है। ठीक है, टोटल कितने साल की रहने वाली है, टोटल 3 साल की रहने वाली है। अब तक हम इसमें क्या क्या चीजें कवर कर चुके थे, 5वीं क्लास तक कवर कर चुके थे। अब अगर इसमें कक्षा की बात करूं, क्लास की बात करूं, तो इसमें आपकी 6th आ जाएगी, इसमें आपकी 7th आ जाएगी और इसमें आपकी 8th आ जाएगी, क्योंकि 3 साल का मॉडल था, 5 3 3 4। ठीक है, तो 6th आ जाएगी, इसमें आपकी 7th आ जाएगी, इसमें आपकी क्या है, 8th आ जाएगी, क्लास हो जाएगी। अगर मैं एज की बात करूं, इसमें एज कितने तक कवर हो जाएगी बच्चे की, तो एज की बात करूं 11 से लेकर 14 साल तक। ठीक है, इसमें एज रहने वाली है, 11 से लेकर 14 साल तक इसमें एज रहने वाली है। अब इसमें शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो स्टेज थी 2nd क्लास तक, उसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा करी। फिर हम उसके बाद बढ़े 3rd 4th 5th, 2nd जो स्टेज थी हमारी, उसमें हमने देखा कि बच्चा हल्का फुल्का लिखना सीख गया है, बच्चा पढ़ना सीख गया है, बच्चा बोलना सीख गया है, बच्चा हल्का फुल्का कला के क्षेत्र में जाना सीख गया है, बच्चा गणित के थोड़े बहुत शिक्षक जानना सीख गया है, गणित पाठ्य पुस्तक या गणित के बारे में सीख गया है, शिक्षा थोड़ा विज्ञान के बारे में सीख गया है। फिर हम 6th 7th 8th में आते हैं, तो बच्चा जो उसी हिस्से को क्या है, अमूर्त जो अवधारणा है उस पर शुरू कर देगा। अमूर्त क्या होता है, इमेजिनेशन या सोचने की प्रकार से क्या है, इसमें शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक था ना, उसको ही थोड़ा है क्या है, बढ़ा के, या जो कई हिस्सों में हमारा पाठ्य पुस्तक बटा होता है, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, आर्ट्स हो गया, एसएस हो गया, इन सभी के बारे में क्या है, पढ़ना सीख जाएगा, या इन सभी के बारे में हो जाएगा, और अमूर्त प्रकार से क्या है, अब स्टार्ट करना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा। जो चीजें उसके सामने नहीं होंगी, उसके अमूर्त का मतलब जो चीजें उसके सामने नहीं है, इमेजिनेशन करके क्या है, उन चीजों को क्या है, करना शुरू कर देगा। तो यहां पर लिख सकता हूं, ये जो है, इसमें क्या होगा, इसमें जो अमूर्त अवधारणाओं पर क्या है, काम शुरू होना हो जाएगा, स्टार्ट। तो लिख सकता हूं, शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है, इसमें जो विषय थे ना, उनको थोड़ा और डिटेल से उनको पढ़ना शुरू कर देगा। कौन कौन से विषय, जैसे कि भाई यह किसके कार्य पर कार्य, जैसे कि अब क्या करना चालू कर देगा, यह जानना शुरू कर देगा साइंस के बारे में प्रॉपर। पहले उसने हल्का फुल्का, हमने 2nd स्टेज में जाना था, जो हमारी 3rd स्टेज है, इसमें और जानना उसको थोड़ा, मैथ के बारे में, आर्ट्स के बारे में, एसएस के बारे में। ठीक है, इस पहली स्टेज में हमने ओनली सीखा था कि हल्के फुल्के तरीके से, ठीक है, या फिर मानविकी और व्यवसाय के विषयों के बारे में, और ठीक है, इनके बारे में क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो हमारी नंबर 3 स्टेज भी हो गई। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज, जो हमारी कितने साल की रहने वाली है, 4 साल की। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं भाई। देखिए, लास्ट स्टेज, और उसको क्या बोला हमने, उसको बोला हमने सेकेंडरी स्टेज बोला। क्या बोला, सेकेंडरी स्टेज बोला, या फिर ये बोल सकता हूँ हाई स्कूल बोला। देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल, सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल क्या है, स्टेज ये हमारी रहने वाली है। अब बात करते हैं सेकेंडरी और हाई स्केल स्टेज से आप क्या समझते हो। तब सबसे पहले टोटल कितने साल की रहेगी, 4 साल की रहेगी। ठीक है, टोटल 4 साल की रहेगी। क्लास कौन कौन सी, देखिए इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। इसमें अगर क्लास की बात करूं, देखिए सबसे पहले आप जानिए 8th क्लास तक पढ़ चुके थे, अब इसको कौन सी 9th से लेकर
ट्वेल्थ क्लास तक क्या है इसके अंतर्गत रहने वाली है। 9th से लेकर 12th क्लास तक रहने वाली है। और इसके अंतर्गत भी 2 फेज होंगे। इसके अंतर्गत 2 फेज होंगे, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। 2 भागों के अंतर्गत हमने इसको बांटा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। अब बात आती है फर्स्ट फेज के अंतर्गत 9th और 10th क्लास होगी और सेकेंड फेज के अंतर्गत 11th और 12th क्लास होगी। ठीक है, स्टेज तो हमारी सेम यही रहेगी, सेकेंडरी स्टेज। और सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत ही हमने 2 फेज में इनको बांट दिया, डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में? फर्स्ट फेज तो जो रहेगा 9वीं और 10वीं क्लास का रहेगा, और सेकंड जो फेज रहेगा 11वीं और 12वीं क्लास का रहेगा। समझ में आया भाई? तो 2 फेजों में हमने इसको बांट दिया। अगर एज की बात करूंगा, भाई कितनी एज कवर कर लेंगे, तो लिख सकता हूं कवरिंग एज कितनी कर लेंगे, 14 साल टू 18 साल एज बच्चे की यहां तक क्या है कवर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इस स्टेज में जब वो इंटर करेंगे तो लगभग 14 साल के हो जाएंगे, और इस स्टेज को जब कंप्लीट करके निकलेंगे, ये भाई 12th क्लास इसको कंप्लीट कर निकलेंगे तो लगभग 18 साल तक क्या है ये एज को कवर कर लेंगे। अब बात आती है शिक्षा की। हमने थोड़ा बहुत क्या है अहम और तरीके से क्या है इससे पिछले वाली शिक्षा में क्या है मिडिल स्टेज को जानते थे या उन विषयों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। अब क्या होंगे, अब हम जो वो विषय थे या फिर जो वो सब्जेक्ट थे उनका एक प्रकार से बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, उसको हम क्या है थोड़ा डिटेल से उन सभी के टॉपिक को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस स्टेज के अंतर्गत जो हमारा विषय होगा या फिर जो शिक्षण शास्त्री शैली होगी वह बहुविषयक होगी। ठीक है, समझ में आया? बहुविषयक तरीके से होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल से होगी, और हर चीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट जो है उसको बहुत अच्छे से जानेंगे। तो वे स्टेज क्या है इसमें रहने वाली है। तो जिस प्रकार से मैंने ये पाठ्यक्रम का मॉडल 2020 का था उन सभी के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर लिख भी सकता हूँ अगर आप लिखना चाहो तो, ये बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंट रहेगा, बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंट। ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, यहां तक आप सभी को पता चल गया। देखिए मैंने अब तक ये सारी स्टेज करवा दी आपको, और स्टार्टिंग में जो बेसिक था वो भी थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। क्लियर? अब थोड़े है और फैक्ट बोलते हैं या फिर और फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अब आगे क्या हुआ भाई, इस शिक्षा नीति में बोला गया कि जो बच्चा जो भी हम कोर्स कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, आजकल हम क्या है 1 साल 2 साल जो ये छोटे मोटे डिप्लोमे कर रहे हैं, सरकार उस चीज को क्या है बंद कर देगी। और शिक्षक बनने के लिए आपको कम से कम डिग्री करनी पड़ेगी जो आपकी 4 साल की रहने वाली है। जो आपकी 4 साल, अब जैसे कि आप जेबीटी कर रहे हो 2 साल की कर लिया आपने, या कुछ और कर रहे हो 1 साल का कर लिया, जैसे काफ़ी बच्चों ने एनटीटी कर ली 1 साल की कर ली, या आपने जेबीटी कर ली। तो काफ़ी कोर्स ऐसे चले हुए थे जो 1-2 साल के चले हुए थे और शिक्षक बन रहे थे। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि भाई अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। आपको भी क्या है 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, जैसे और कोई भी आप डिग्री करते हैं। जैसे कि आपने आर्किटेक्ट कर लिया, जैसे कि आपने क्या इंजीनियरिंग के लिए आपने बीटेक कर ली, तो और कोर्स जो भी आप करते हो उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या है डिग्री करनी पड़ेगी। और इसने बोला कि 2030 तक क्या है आपको डिग्री करनी पड़ेगी जो 4 साल की होगी, जिसको हमने नाम दिया बीएड। ठीक है, तो 2030 में क्या है ये लागू हो जाएगा। तो उसको क्या है आगे से ये जो आपने छोटे छोटे 1 साल के 2 साल के कर रहे हैं ना, उनको बंद करके एक डिग्री स्टार्ट कर दी गई जो कि 4 साल की रहने वाली है, जिसको हमने बीएड बोल दिया। बीएड के अंतर्गत क्या है कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया?
मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन होनी पड़ेगी। मिनिमम कितने साल की? 4 साल की डिग्री होनी पड़ेगी। आगे से 2030 तक क्या है, इसको रखा गया है और इसमें मिनिमम बोला गया है कि मिनिमम 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, जिसको बीएड बोला हमने। और आपको टीचर बनने के लिए अब ये 1-2 साल के जो ये कोर्स चल रहे थे ना, या जो डिप्लोमे चल रहे थे, ये नहीं होंगे। ठीक है, मिनिमम 4 साल की होगी। क्लियर? इसको भी कई भागों में बांटा है, मैं सोचता हूं अगली वीडियो में करवाऊं। देखिए, इसको भी क्या हमने कई भागों में बांट दिया, या फिर ये बोल सकता हूं जो 3 और 4 साल के होंगे ना, इस पाठ्यक्रम को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? जैसे कि मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जो 4 साल की हमारी डिग्री है, जिस बच्चे ने 1 साल किया, उसको क्या है 1 साल करके छोड़ दिया, उसको हम क्या दे देंगे? सर्टिफिकेट दे देंगे भाई। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सर्टिफिकेट के अंतर्गत आ जाएगा। या जिस बच्चे ने 2 साल के बाद क्या है 2 साल किया, उसको हम एडवांस डिप्लोमा दे देंगे। उसको हम एडवांस डिप्लोमा दे देंगे। ठीक है, जो आप अब से पहले, ये तो हुई आपको शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, जो आगे से आप 3 और 4 साल के लिए जो आप स्नातक कार्यक्रम करेंगे, उसको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। किसको? स्नातक। स्नातक कार्यक्रम, ठीक है, जिसको आप ग्रेजुएशन बोलते थे। ठीक है, ग्रेजुएशन को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसको हमने 4 साल का रख दिया। कितने? 3 एंड 4 साल का रख दिया। और इसमें क्या किया भाई, अब क्या होता था, अब जैसे आप बीए कर रहे हो, बीए में क्या हुआ, किसी बच्चे ने 1 साल करी और 2 साल करी, वो आपकी मान्य नहीं हुई, वो आपकी कैंसिल हो गई। आपको ग्रेजुएशन प्रॉपर 3 साल की ही करनी पड़ती थी, तभी तो आपकी क्या है ग्रेजुएशन मानी जाती थी, बीए मानी जाती थी। एक सिंपल सी बात है। अब उसने 4 भागों में बांट दिया, तो सरकार ने बोला, या इस शिक्षा नीति में ये बोला गया कि बाई चांस मान लीजिए किसी बच्चे ने 1 साल किया, भाई किसी बच्चे ने 1 साल किया या 1 साल कंप्लीट कर ली, तो 1 साल में उसकी अब कैंसिल नहीं होगी। 1 साल के तौर पर हम उसको क्या है, उसमें जिस भी फील्ड में वो कर रहा था उसका एक सर्टिफिकेट दे देंगे। किसी बच्चे ने 2 साल करके छोड़ दी या किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, तो जिस बच्चे ने 2 साल किया उसमें हम उसको क्या है एडवांस डिप्लोमा दे देंगे। और किसी बच्चे ने मान ले 3 साल करके छोड़ दिया, तो उसको हम डिग्री या स्नातक डिग्री दे देंगे, या डिग्री, या फिर बोल सकता हूं स्नातक डिग्री। स्नातक डिग्री दे देंगे। और जिस बच्चे ने 4 साल किया, उसको क्या देंगे हम उसको शोध के साथ क्या है स्नातक देंगे। शोध के साथ स्नातक डिग्री दे देंगे। क्लियर? समझ में आया? और इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एमफिल कोर्स होता था आपका, वो नहीं होएगा, वो उसको खत्म कर दिया। ये भी लिख सकते हैं, एमफिल कोर्स जो था इस नई शिक्षा की नीति के अनुसार इसको क्या है खत्म कर दिया गया है, अब से नहीं होगा। देखिए यहां पर मैंने 4 चीजें बताई हैं। एक तो ये बताया 2030 तक क्या है आपको शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या है 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, जो आपकी बीएड है। फिर दूसरा मैंने बताया एमफिल जो कोर्स था उसको क्या है खत्म कर दिया। तीसरा मैंने बताया कि जो आपका जो कॉलेज होता था, जो स्नातक डिग्री होती थी, जो ग्रेजुएशन कोर्स होता था, उसको चेंज कर दिया गया है। उसमें क्या किया गया है, अगर बच्चा इसको बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसके अनुसार उसमें बांट दिया गया। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 1 साल आपका इस कोर्स में किया और उसके बाद वह छोड़ के चला गया, तो उसको हम 1 साल पर क्या है सर्टिफिकेट दे देंगे। भाई इसने 1 साल किया तो 1 साल के तौर पर इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। किसी बच्चे ने 2 साल की और 2 साल करके छोड़ गया, उसको हम क्या दे देंगे एडवांस डिप्लोमा दे देंगे। किसी बच्चे ने 3 साल की, उसको हम स्नातक की डिग्री दे देंगे। और किसी बच्चे ने 4 साल की, उसको शोध के साथ क्या हम स्नातक की डिग्री देंगे। क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी हो गई है, 2 पार्ट में बांट लेंगे। बाकी कुछ टॉपिक क्या है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। भाई एक नाम है इसके अंतर्गत आप सभी ने पढ़ रखा होगा MHRD।
MHRD ये क्या है? सबसे पहले ये बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको लिख भी सकते हैं आप। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। इसका नाम चेंज कर कर, ठीक है, इसका नाम चेंज कर कर क्या करने की मंजूरी दे दी गई है? शिक्षा मंत्रालय। आपसे पेपर में पूछ सकता है डायरेक्ट, बताइए शिक्षा मंत्रालय किसका नाम चेंज करके क्या है किया गया है? तो MHRD का किया गया है, ठीक है। MPhil कार्यक्रम को मैंने बताया समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहो हमारी सेंटर सरकार प्लस स्टेट गवर्नमेंट सरकार, सेंटर सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में अब जीडीपी का 6% हिस्सा क्या है, इसमें निवेश करने का क्या है? लक्ष्य रखा गया है। पेपर में पूछ सकता है जीडीपी का कितने परसेंट हिस्सा निवेश करने का रखा गया है? 6% रखा गया है। किस किस के द्वारा? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है इसके अंतर्गत इंक्लूड होगी। भाई समझ में आया यहां तक? और एक और चीज बताना चाहूं, हमारी एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एक राष्ट्रीय मिशन है, उसको 2025 तक क्या है तैयार किया जाएगा। वो क्या होता है? उसमें क्या होगा, जो राज्य सरकार द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं होगी उन सभी के बच्चों के लिए क्या है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिशन या योजना तैयार की गई है। वो कब तक हो जाएगा? 2025 तक, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। जो और मेन पॉइंट है वो आगे करेंगे। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहो तो एक आधा और पॉइंट बता सकता हूं मैं कि अब से क्या होगा कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होंगे, जो वहां पर आपको प्राप्त अंक मिलेंगे, जो वहां पर आपको प्राप्त अंक मिलेंगे, या फिर ये बोल सकता हूं जो क्रेडिट होगा उसको हमने डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए क्या है, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये है क्या? देखिए, एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ये है क्या? ये है, आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की या जो कोई भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आप कोई भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उसमें जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या है, जो आपको डीएमसी मिलती है भाई, उसको अब आप क्या है डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकोगे। डिजिटल रख दिया गया है, उसके अंतर्गत आपकी इंक्लूड रहेगी, आप कभी भी खोल के देख सकते हैं उसमें डिजिटल रूप से। उसमें आपकी जो हायर एजुकेशन की डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा या जो आपकी डीएमसी होगी उसको डिजिटल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, ये लिख सकता हूं, जो हायर एजुकेशन का जो अंकों का आपका रिपोर्ट कार्ड होगा उसको क्या कर दिया गया है? डिजिटल रूप से क्या है, सुरक्षित रखा जाएगा। तो आपको ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत जो आपकी डीएमसी वगैरह होंगी उसमें क्या है, सुरक्षित रखा जाएगा। आप कहीं से भी क्या है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं या पा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप देख भी सकते हैं, जैसे कि 2000, ठीक है, जैसे कि अब मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आपका ये सीटेट होता है। अब सीटेट का जो आपकी डीएमसी आती है वो एक पोर्टल पर डाल दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है, ये भी वही चीज़ है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है एक प्रकार से मान सकते हैं ये एक पोर्टल तैयार कर दिया जाएगा और इसमें जो हायर एजुकेशन की आपके जो रिपोर्ट होंगी वो सभी इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। क्लियर? समझ में आया? और जो छात्रों के प्रगति के लिए मूल्यांकन शुरू किया गया, तो कौन कौन सा शुरू किया गया? देखिए, एक तो होता है मानक निर्धारक निकाय। मानक निर्धारक निकाय के रूप में हमको परख नामक क्या है, एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या है, स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक परख यहां पे याद रख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्या है डिटेल से बता दूंगा। परख, परख क्या है? परख क्या है? मानक निर्धारक क्या है, निकाय है। मानक निर्धारक निकाय, ठीक है। क्या है ये? छात्रों की प्रगति के लिए मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति के लिए
मूल्यांकन। ठीक है, क्लियर। तो ये शुरू किया गया। बाकी भाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है। ऐसे तो काफ़ी रेशो हैं, ऐसे तो रेशो हैं भाई। जो स्कल नामकरण अनुपात है वो 26.3% 2018 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी लिख सकता हूँ ऐसे तो। जो आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है 2018 में कितना था, 26.3% था 2018। अब कितना इसको बढ़ा दिया गया, अब कितना करने का लक्ष्य रख दिया गया है, 50% करने का लक्ष्य रख दिया गया। ये क्या होता है, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।